शिक्षा की मशाल से रोशनी होती है, ज्ञान की बरसात में नई जिंदगानी होती है, अज्ञानता के अंधेरे को मिटा एक नई सुबह होती है। उसी प्रकार शिक्षा से ही सच्ची समृद्धि और खुशहाली होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आइए, आप सभी का स्वागत है व्हील 29 पे। देखिए, पहले ही बतला दिए हैं कि रेलवे की तैयारी जोर शोर से हो रही है। आप लोग कर भी रहे होंगे, मेरे को विश्वास है। और ध्यान दीजिए, मैं पहले ही बतला चुका हूं कि इसमें आपको जो है जनरल नॉलेज को तो छोड़ ही दीजिए। मान लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि आपको क्या बोलते हैं, बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम निकालना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है, नॉलेज गेन करना अलग बात है। इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ये 25 है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है। 22-25 वो टॉपिक होता है, सबको ऊपर ऊपर देख लोगे ना, खंगार देना। जैसे कैसे तारते चलते हो, कॉलेज में पढ़ते होंगे, चाहे रोडों पे चलते होंगे तो तारते हो ना कि कने रंग बिरंग देख रहे हैं, उसी तरह से खंगार दोगे तो समझो कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इस पे ध्यान देना। मैथ्स 20 नंबर, साइंस 20 नंबर, और ये 10 नंबर जो बचेगा ना, वही पूछेगा जनरल नॉलेज, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो भी हो, करेंट अफेयर्स। तो इस बकलोलवा के तो ध्यान में नहीं रखना है, इस पे तो माइंड करना ही नहीं है। और पढ़ना है तो इसे जनरल नॉलेज जे लूसेंट अगर वगैरह पढ़ लीजिएगा साइड से, 1 आध घंटे समय देकर पर डे। खैर, अब लेकिन इस चीज तीनों पे, इस पे ध्यान देना। इस साइंस पे, साइंस पर बायोलॉजी पोर्शन को ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री सब कोई पढ़ेगा, और हो सकता है बायोलॉजी से ज़्यादा पूछ देगा, तो बायोलॉजी याद करने वाला चीज़ ज़्यादा आपको ध्यान देना है, समझे? याद तो करना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं होता है। ट्रिक क्या होता है? जो कंसेप्ट जानता है वही ट्रिक यूज करता है ना। जो कहानी से सोचोगे ना कि ऐसे ऐसे कहानी से याद कर लेंगे, वो भूल जाओगे। जितना देर कहानी को बनाने में और कहानी को याद करने में, मान लिया हम बोल देते हैं कि इसको ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, चाहे कहानी के रूप में, उस चीज़ नहीं, मेन चीज़ पर ध्यान, मेन चीज़ पे फोकस कीजिए। कहानी जैसे याद कीजिएगा, किसी भी चीज़ को नहीं देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कैसे वो गाना वगैरह वगैरह भी गा के याद कर सकते हो। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैथ ये निगेटिव मार्किंग भी है। ये तीनों पोर्शन पे आपको ध्यान देना है मेनली रूप से। सेकंड पेपर भी होगा CBT2, उसमें भी ये चीज है, 25-25 मैथ रीजनिंग है, तो आपको ध्यान देना है हाँ कि इसी पोर्शन पे बात कीजिए। जनरल नॉलेज को तो भूल ही जाइए, एग्जाम निकालना है। और वो भी क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है ना, मैथ प्रीवियस ईयर में टोटल पढ़ लीजिएगा। GS भी जो है, जो भी मैथ, रीजनिंग और साइंस जो भी है सब पढ़िए, और बार बार उसको 2-3 बार, जितना बार बनाइएगा उसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, बशर्ते कि डिजिट, अंक, संख्या चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन वैसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरी बात दोस्त, निगेटिव मार्किंग, कभी भी एग्जाम में जाइएगा निगेटिव मार्किंग लेने की कोशिश कीजिएगा। नहीं लोगे, अपना मेरा कहना काम है, लेकिन ध्यान दीजिए। खैर, आप नहीं लोगे, उसका रिजल्ट तो बाद में आपको पता ही चलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग लेने के लिए हाँ, वो कैसे लिया जाता है वो भी थोड़ा सा ट्रिक है। अब चलिए आइए प्रश्न पे। पूछे हुए प्रश्न पर हम फोकस कर रहे हैं, मैथ्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का मैथ्स जो है। ध्यान दीजिए, 261 माइनस प्लस, यहाँ माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन को एक साथ लिखना है तो ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा। एक प्रश्न को आप देख लीजिए, -261 प्लस -380 माइनस 521 प्लस 821 माइनस 121 का मान ज्ञात करिए। ऐसे आप ज्ञात कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देना है। आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दीजिए, -261 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिएगा। एक बार ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 521 प्लस 821 माइनस प्लस 121। अब क्या करोगे, सजातीय को एक साथ, प्लस वाला को एक साथ जोड़ लो, माइनस वाला को एक साथ जोड़कर घटा दो, जो भी हो। अब देखिए, ये प्लस में है ना, ये तीनों को एक साथ, इसको पहले जोड़ लीजिए, लेकिन दोनों सेम साइन है तो माइनस से रहेगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 8 to 6 14, और 3 to 5 6। सही है ना? ठीक।
अब प्लस इसको ऐड कीजिए 1 1 2 और 1 3, 3 बार 1 नहीं बोलने की जरूरत है। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 8 5 13 और 1 14। अब ये माइनस ए प्लस है, घटा दीजिए। 3 में से 1 तो 2 और 6 में से 4 तो 2 और 14 में से 6 तो 8, 822 डी ऑप्शन, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए ये हो गया। अब आपको देखना है छोटा छोटा जो प्रश्न है वो देखिए दोस्तों। पहले यहाँ पे मैं लिख दिया और लिखना पड़ता है बोर्ड पे, फिर से मिटाना पड़ता है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए घबराइए नहीं, उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा सब। आइए यहाँ देखिए सॉल्व करना है। ये आप देख रहे हैं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप डायरेक्ट आंसर कैसे लाओगे, क्या लिखोगे, लिखने में टाइम, देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम निकालना है तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, तभी आपको टाइम सेव करना आएगा। टाइम को कैसे देखिए, सबसे पहले इसमें आप जानते होंगे प्लस माइनस जो भी हो, यहाँ देखिए बड़ी कोष्टक, मंझोली कोष्टक, छोटी कोष्टक, पहले इसी की क्रिया ना होगी। तो इसमें से क्या है, 15 में से 13 घट रहा है 2 और 2 में से 2 घट रहा है तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हो गया। 13 और 2 15, यहाँ 0 हो गया। 46 में से 0 घटा तो यहाँ 46, ये माइनस 46 तो -8, -8 6 नहीं -8 और माइनस से प्लस 27 और 8 35, ये आंसर हो गया। आप लिख कर बना सकते हैं, क्या लिखने की जरूरत है, तो डायरेक्ट यहाँ से चल दिए। सबसे बीच वाला पोर्शन को देख लिए, छोटी कोष्टक कैसे कैसे क्रिया होता है, आपको बोर्ड मास पढ़े ही होंगे, ऐसे वो भी बतलाया जाएगा। यहाँ देखिए नीचे दी गई भिन्नों में से किसमें 5/8 जोड़ा जाए, जोड़ने पर 1 बन जाता है। चाहे यहाँ कुछ भी बन जाता है, जोड़ने पर बन जाता है तो हम घटाएंगे, और घटाने पर बन जाता है तो जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, जो दूसरा पार्ट है उसी में ना जोड़ेंगे, का हमरा में जोड़ोगे। देखिए 5/8 जोड़ने पर कह रहा है 1 बन जाता है, तो 1 में से 5/8 जोड़िए नहीं, यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है इसलिए हम इसको घटा देंगे। एलसीएम नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, एलसीएम देंगे तो 8 में से 5 ऐसे तो 3, 1 है इसलिए डायरेक्ट 3/8, 3/8 ऑप्शन। ओ देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, ये मार देगा कोई, लो हो गया, यहीं पे गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए नहीं है तो यहाँ कटने वाला है, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3/8। क्या लगता है आपको कि इसमें कम से कम बहुत आदमी गलत करके आया होगा? ऐसा नहीं कुछ को बुझाने का है, डायरेक्ट नहीं है ना, कोई नहीं दे दिया है तो कोई नहीं, मार दो, काट कर भी देख लीजिएगा जो कटने वाला होगा। 3/8, 3/8 का ये जो है समतुल्य भिन्न है। चलिए एक क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है। एक बिल्डर है कंप्यूटर वाला में, कंप्यूटर गेम में वो 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है, एक बिल्डर है। और दूसरा जो है विध्वंसक है, 14 घंटे में पूरी तरह से इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है, मतलब बर्बाद कर सकता है। 14 घंटा में समय ज्यादा दिया है, बनेगा तब तो विध्वंस होगा, ये भी ध्यान देना है। बना ही नहीं तो विध्वंस कैसे होगा, पहले बनना चाहिए, इसलिए बनने वाला कम समय कम घंटे, 10 घंटे में बना दिया, लेकिन 14 घंटे में विध्वंस। यानी क्या लिखते कि 14 घंटे में बिल्डर बनाएगा और 10 घंटे में विध्वंस करेगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ 10 घंटे में बना सकता है बिल्डर जो है, 10 घंटे में बना सकता है। और दूसरा विध्वंसक जो है 14 घंटे में क्या कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अब चलिए एक बिल्डर है जो 10 घंटे में दीवार को बना रहा है, दूसरा जो है 14 घंटे में उसे विध्वंसक है जो उसको ध्वस्त कर दे रहा है। इस कंडीशन में आपको ध्यान देना, एक बार पूरा प्रश्न भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। जब जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, जमीनी स्तर पर शुरू से स्टार्ट करने लगे, दोनों काम करने के लिए लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकाल दिया गया। देखिए बकलोलवा के निकाल दिया, विध्वंसक काहे बाहर निकाल दिया, अरे बुर्बक नहीं निकालता, लग रहा था कि दीवार तो बन नहीं देगा, समाप्त कर देगा, इसलिए विध्वंसक को बाहर निकाल दिया गया। दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगेगा, घंटा मिनट जो भी हो, यहाँ दिया हुआ था घंटे में, क्योंकि वहां घंटा है तो घंटे में ही आंसर आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बकलोलवा के निकाल के क्यों फेंक दिया, जान रहा है, देखो डर गया, लगा कि बन नहीं देगा, हटाओ उसको। तो ध्यान दीजिए कुछ भी हो, 10 इसका एलसीएम कितना होता है, 10 और 14 का एलसीएम 70। एफिशिएंसी निकालिए, 10 से 7 मरतबे
यानी 7 और 14 से 5 बर्तन है। ये एफिशिएंसी हुआ, एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता है। दोनों के बीच गैपिंग है 2 का, ध्यान दीजिएगा 2 का गैपिंग है, ये भी ध्यान देना है। यानी 10 घंटे में बना रहा था, 14 घंटे विध्वंस कर रहा था, 70 कुल कार्य हुआ, इफिशियंसी 7 और 5 का हो गया। ठीक, डिवाइड करके इफिशियंसी लिख दीजिएगा सामने सामने। कह रहा है 7 घंटे बाद न निकाला था, 7 घंटे बाद, यानी 7 घंटा तो ध्वस्त किया, बर्बाद किया, 7 घंटा ध्वस्त किया। ठीक, तो देखिए तो 1 मिनट 7 घंटे में बना रहा है, 5 घंटे में ध्वस्त कर रहा है, तो 2 घंटा का गैपिंग है। यानी एक लेंगे, एक का डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि 7 घंटे में कितना हो जाएगा, ये बता रहे हैं। एक घंटे का इफिशियंसी 1 घंटे में कितना विध्वंस करने का, तो 7 घंटे में कितना काम करेगा, 1 घंटा में 2 कार्य कर रहा है, जो अंतर निकालेंगे वो काम निकलेगा। ठीक, तो इफिशियंसी ध्यान दीजिए 2, तो 7 घंटे में कितना 14, आई 14 तो बर्बाद हो गया, 14 तो हो गया बर्बाद। 7 घंटे में विध्वंस को बाहर निकाल दिया गया, यानी 7 घंटे तक विध्वंस काम किया था। बाकी जो बचेगा, यानी 70 में से हम 14 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 1 6 1 7, ठीक 56 कार्य और बचा है। अब पूछ रहा है कि वह कार्य, ये 56 कार्य जो पूरा करना है, दीवार को बनाना है, तो वह जो है दीवार का निर्माण, विध्वंस को बाहर निकाल दिया गया, दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक, 56 कौन कार्य करेगा, देख रहे हैं 7 वाला, ये ध्यान दीजिए। तो 7 से इसमें भाग दे दीजिए, 1 घंटे का तो 7 कार्य है, तो 56 कार्य करना है, तो 7 से 56 में हम भाग दे देंगे तो कितना आ गया 8 घंटा। यानी 8 घंटा में कार्य समाप्त हो जाएगा। विध्वंसक को बाहर निकालने के बाद 8 घंटा में कार्य समाप्त हो गया, और 7 घंटा और कार्य किया था। तो देखिए इसमें है 7 दे सकता है, 8 दे सकता है, लेकिन ये दोनों हम जोड़ेंगे कुल कितना समय लगा, तो 8 7 15 घंटा, 15 घंटा बी ऑप्शन हो गया, समझे, 15 घंटा बी ऑप्शन हो गया। मालूम है कि आप सब समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो पीछे से फिर से देख लीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, समझे। यहाँ देखना है 1/3 कार्य पूरा करके मयूर 1/3 कार्य किया, मयूर वाई है, वाई दिन में कार्य कर रहा है, वाई दिन में कार्य कर रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है कि वाई दिन में पूरा कार्य करता है। ठीक, तो 1 दिन में 1/y भाग कार्य करेगा, 1/y भाग कार्य किया 1 दिन में, और कह रहा है कि 1/3 कार्य कर लिया, 1/3 कार्य कर लिया, यानी 1/y भाग कार्य 1 दिन में कर रहा है, तो 1 भाग कार्य y दिन में करेगा, तो 1/3 भाग जो है y/3 हो जाएगा। ठीक, तो यानी इसलिए हम लिखेंगे y/3 प्लस, ठीक, और उसी प्रकार 2/3 कार्य कर रहा है तो 2x/3, ये दोनों मिलाकर कितना हो जा रहा है 40 दिन में। अब इसको समीकरण से आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, y + 2x = 120, किसी एक का वैल्यू निकाल कर पुट करके आप बना के कमेंट में लिखिएगा कौन सा आंसर होगा, समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कौन सही है, इसमें कौन करेक्ट है, इसका जवाब देना है। आप देखिए 3 तरह के साइन होते हैं, ये बड़ा, छोटा, बराबर, और ये ऐसे बड़ा और बराबर भी, छोटा और बराबर भी, बस यही साइन होता है। जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह खुल जाता है, जैसे 4 लिखेंगे ये सही माना जाएगा, अगर इधर 5 लिख दिए तो ये सही माना जाएगा, समझे। तो ये ध्यान दीजिए, 5 > 4 और ये 4 < 5, इसको इसलिए हम लेस देन बोलते हैं, इसको लेस देन, ठीक, छोटा है, 4 5 से छोटा है। अब ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है कि ये बड़ा का साइन देखिए, इधर बड़ा है इससे, ये छोटा का साइन है, ये छोटा है इससे। ये पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है, टाइम नहीं लेना है ज्यादा, टाइम को मेन इम्पोर्टेंट, टाइम इम्पोर्टेंट है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ये माइंड कर लीजिए, सब माइंड में शिफ्ट कर लीजिए, इसको एकदम सेट कर लीजिए माइंड में। तो ये देखिए क्या ये बराबर है, काट कर देखिए तो बराबर है, अब बराबर, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये बराबर है नहीं, ये भी खत्म हो गया ऑप्शन, बचा ये 2 ऑप्शन। अब ध्यान दीजिए इसमें एक और कंडीशन है दोस्तों, जल्दी में पता करना है, जैसे 1/2 लिख दिए और 3/4 लिख दिए,
ये दोनों में क्या रिलेशन है, बराबर बड़ा छोटा जो भी, तो ऐसे लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। 4 से 4 और 3 दूनी 6। ध्यान दीजिए 4 बड़ा है कि 6, 6 बड़ा है, यानी यह बड़ा हो गया। 3/4 बड़ा 1/2 लिख सकते हैं, चाहे 1/2 लेस देन 3/4, ये दोनों सही रहेगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। जब ये साइन लगेगा तो ये 1/2 पहले, क्योंकि ये छोटा हो गया। देखिए 4 इधर छोटा है, इधर बड़ा है, यानी ये छोटा है, यहाँ पे साइन ऐसे लग जाएगा, ऐसा साइन लग जाएगा, समझे। इसको पलट देंगे तो इधर ऐसे। अब देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बढ़िया यही उपाय है, लेकिन 12 से इसमें गुना करेंगे। गुना करना तो काफी समय लगेगा, हमको समय बचाना है। तब ध्यान दीजिए हर को समान कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसको समान कीजिए। अब ये चीज बोलने में समय लग रहा है, लेकिन जब जान जाइएगा इस चीज को क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करके, तो आप जान जाइएगा। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लग रहा है, तो हर को समान करने के लिए यहाँ 12 है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो क्या ये बराबर हो गया, गलत हो जाएगा। जब नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो 29 दूनी 58। यहाँ अब देखिए अगर हर समान हो तो ऊपर जो बड़ा रहता है वही बड़ा होगा भी, अंश जिसका बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा। तो यानी 29 दूनी 58 और 43 है, तो 58 बड़ा हो गया, यानी ये सही हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, वही सेम है, समझे। या इसमें कौन ये बड़ा हुआ कि नहीं, जो बड़ा ऊपर हो गया, तो ये 29 दूनी 58, ये 58 आ जाएगा ना, तो 58 बड़ा है, तो ये प्राप्त करना है। तपस, अवि और ऋषि, ये 3 व्यक्ति है के बीच एक केक को बांटा गया। केक को बांटा गया है 3 व्यक्ति के बीच, 3 पर्सन है, तीनों पर्सन के बीच एक केक को बांटा गया। केक कैसे बांटा गया ये ध्यान दीजिए। तपस को, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा गया तो ऐसे बनाना जल्दी में। तपस को केक का 1/2 भाग, ऋषि को 1/3 भाग, और शेष जो बचा वो अवि को दे दिया गया। अवि का कितना भाग मिला ये ऑप्शन दी हुई है। सबसे पहले तरीका, ये सब 2, 3, 4 नियम जैसे बनाइए। सबसे केक तो एक ही है, कोई वस्तु एक है, एक में से 1/2 भाग किसको दे दिए, तपस को 1/2 भाग दे दिए। ऋषि को कितना दे दिए, 1/3 भाग दे दिए ऋषि को, और जो बच गया वही आंसर हो, जो ये बच जाएगा वही भाग आंसर हो जाएगा। पहला मेथड है ऐसे, 3 और 2 का एलसीएम 6, और 6 में से यहाँ घटाइएगा, 3 और 2 माइनस में हो जाएगा 3, यहाँ 2, तो 1/6 भाग। 1/6 भाग कहाँ पे है जी, ये बी आंसर। बाय द वे अगर वैसे नहीं बनाते हैं तो सबसे पहले जो भाग दिया हुआ है ना, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 और 2 का 6, यानी यही वस्तु है, यही 6 है। जो आर्टिकल केक है 6, मान लीजिए कि केक है 6, जो एक केक है 6 वैल्यू है उसका, और 6 में से 1/2 भाग तपस को मिल गया, तो 3 भाग मिल गया, और 6 में से 1/3 भाग किसको मिला, तो 3 दूनी, और 2 से 3 काट दिए, तो 2 भाग इसको मिल गया। अब ऐसे ही देखिए कि 3 और 2 5 को तो मिल गया, तो 6 में से 5 को मिल गया, तो बचा के एगो बचा किसके लिए, छवि के लिए, लेकिन 1 लिखोगे, भाग लिखना है, क्योंकि 3 मिला, 3/6 लिखेंगे तब ना 3 दूनी 6 1/2 आएगा, तो ये 6 में से 1 मिला, इसका मतलब क्या होता है 1/6। 10 में से हमको 5 मिला, 5/10। 20 में से आपको 7 मिला था, 7/10, क्योंकि जो टोटल वैल्यू रहता है वो डिनोमिनेटर का काम करता है, और जो भाग हम अंश लेते हैं, जो भाग करके लेते हैं वह अंश का काम। 5 में से हम 3 भाग ले लिए तो 3/5, 5 में से 2 भाग लिए तो 2/5, 4 भाग लिए तो 4/5, 5 भाग ले लिए तो 5/5, 5 पूरा ले लिया यानी 1 आ गया, पूरा वस्तु आ जाएगा, तो 1/6 भाग ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अपरिमेय संख्या। प्राकृत पूर्ण पूर्णांक, प्राकृत गिनती 1 2 3 4, 1/2 कहेंगे तो प्राकृत नहीं, गिनती होना चाहिए। गिनती आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, जैसे जा रहा है वो 0 मिला दिए तब पूर्ण बन गया, इसको माइनस प्लस में कर दिए तो पूर्णांक बन गया। अब बाकी और कौन बना, पूर्णांक और अपूर्णांक एक होता है, तब पूर्णांक अपूर्णांक वाला जो होता है 1/2 -1/2 0 तो आ ही गया, तो इस तरह से रूट हम 4 लिखेंगे तो बाहर हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो ये सब हो गया। अब बाकी अपरिमेय होता है जिसको हम
डेसिमल फ्रैक्शन जैसे √3 आप पढ़े होंगे, √3, √5, √7 ये सब का वर्गमूल निकालिए, चाहे 3√3 ऐसे जो बाहर ना हो पूरी तरह से। आपको मालूम है पाई, ई ये सब जो है अपरिमेय संख्या हो जाता है, समझे। तो अपरिमेय संख्या कह रहा है कि किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 4 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2, ये तो परिमेय संख्या हो गया। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3, समझा रहे हैं, वहां बन जाएगा, देखिए कैसे। 16 का वर्गमूल तो 4। अब 5 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 5 का बाहर नहीं हो पाएगा। कोई ऐसी संख्या नहीं जिसको 2 बार गुणा करेंगे उसी संख्या से तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 गुने 2 3 गुने 3 9, 4 गुने 4 16, इसलिए 4 वर्गमूल है, दूसरा घात है। अब आपको वर्गमूल निकालना है तो किसी भी, पहला बात ये देखिए इतना सबका निकाल के आपको देखना होगा, यही ना कीजिएगा, देखने में भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन, पहला नियम काम करता है जिसमें समय आपको बचेगा। वो पहला नियम क्या है कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, तो किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक पे आता है 1, 4, 6, 5, 0 और 9, यही ना आता है जी, यही ना आता है। अब देखो अगर आप नहीं जानते हैं तो 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुनो, यही ना 10 गो अंक होता है। 0 का वर्ग तो 0, 1 तो 1, 2 4 3 के 9, 4 के 16 तो 6, 5 के 25 तो 5, 6 36 तो 6, 49 तो 9, 8 के 64 तो 4, 8 81 तो 1। देखिए कौन कौन आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया, रिपीट कर गया। ना आने वाला कौन है, वर्ग करेंगे तो यही अंक आएगा, ठीक। 0 आया, 1 आया, 4 5 6 9। ना आने वाला में है 2 3 7 8, तो 2 4 6 और 2 4 वो अंक ना आने वाला में है। आप इसमें से देख लीजिए, जिसमें ई होगा लास्ट में, अब कोई एक 2 को में हो जाएगा तो अलग बात है। देखिए यहाँ ई 8 है, ई कभी होगा ही नहीं, यही आंसर हो गया, यही अपरिमेय संख्या, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसे पहचान लिए पहला नियम। क्योंकि यह किसका आ जाएगा, वर्गमूल आप निकालिएगा तो यहाँ 40 देखिए, 8 8 64 7 7 49 होता है, तो 7 6 64 का होगा, देख लीजिए हो जाएगा। 4 चौके 16 की 6, 6 चौके 24 दूनी 48 और 1 49 36 और 4 40 वर्गमूल। ये देखिए 50 तब 49, 9 9 81, 9 चौक 36 दूनी 72 और 8 40 और 4 चौक 16 और 8 24 हो गया। वर्गमूल निकालने का नियम बतलाएंगे, आप समझे, ये नहीं होगा, ये 32 का होता है, आपको मालूम ही है। तो कहने का मतलब ये 8 लास्ट में इंडिकेट किया कि यही इसका वर्गमूल जब हम ऐसे निकालेंगे तो पूरा पूरा बाहर नहीं आएगा, अपरिमेय रह जाएगा। क्योंकि इसमें से कोई भी अंक अगर रहेगा तो उसका वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, अपरिमेय रह जाएगा। इसमें से रहेगा तभी पूर्ण वर्ग हो सकता है, हो सकता है। जैसे अब 14 ले लेंगे तो थोड़ी बाहर निकल जाएगा, 4 तो है, 14 लेंगे तो 4 तो है, तो क्या इसका बाहर निकल जाएगा। कंडीशन आपको देखना है, प्रश्न को देख के समझना है कि कैसा प्रश्न कर रहा है। ये हो सकता है लिखा हुआ रहता है, ये कहता है ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो परिपूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है, एकदम क्लियर। ये रहेगा तो होगा ही नहीं, ये होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकने वाला में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बेस्ट प्रश्न है। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है, यानी मिश्र धन अमाउंट है 942 रुपया। रुपये का संकेत दिया हुआ है सिंबल। 6 वर्ष में हो जाता है, टाइम है 6 वर्ष। 9.5% की रेट ऑफ ब्याज की दर साधारण है। साधारण में आप ध्यान दीजिए, ऐसे लिखने नहीं जाना, हम लिख रहे हैं तो आरंभ में किया गया निवेश, आरंभ में करने का मूलधन पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, तो पी बराबर आप सूत्र जानते हैं, ए मल्टीप्लाई 100 बाई 100 प्लस पी इंटू आर, टी इंटू आर, टी आर। तो ये कितना है 900, ये है 942, मिश्रधन गुने 100, और 100 में हम जोड़ देंगे, रेट कितना है 9.5 और मल्टीप्लाई टाइम कितना है 6,
942 मल्टीप्लाई 100, आइए इसको गुना कीजिएगा तो 57 आएगा। 6 × 35, 9 × 6 = 54, 3 × 57, 157 नीचे आ जाए। इससे कटेगा 6 मरतबे आप काट लीजिएगा तो 600 रुपया आंसर हो गया। क्या आया? 600 रुपया। क्या ऐसे बनाओगे? ये क्यों आया देखिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्त। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज आता है कि उस ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है, इसलिए वो चेंज होता है। लेकिन साधारण ब्याज में 10 वर्ष का हो, 20 वर्ष का हो, कुछ नहीं करना है। ये ध्यान दीजिए, 9.5% वार्षिक है, एक वर्ष में 9.5% है। 6 वर्ष तक ब्याज क्या हो जाएगा? तो 9 × 6 = 54 और 1 57%। 57%, 6 वर्ष का हम निकाल दिए। मूलधन 100 लिया जाता है, 100% पे लेते हैं तो 100 का कितना हो जाएगा? 157% हो जाएगा। 157% यही मिश्रधन हो गया। 157% ये मिश्रधन हुआ। 100 में 57 और 57% ब्याज मिलेगा 6 वर्ष में, तो टोटल जुटेगा तो 100 + 57, 157% जो जाकर क्या हो गया? 942 हो गया। ये प्रतिशत जो है इसको बदलेंगे तो P निकालने के लिए नीचे प्रतिशत का मान कितना होता है दोस्तों? 1/100 होता है। तो 100 से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 942 × 100 अब बटे 157 से भाग दे दीजिए, आ गया आंसर। यही फॉर्म तो है, यही तो फॉर्म यहाँ बना है, समझे? चलिए आइए, प्रश्न दिख रहा है। 2 व्यक्ति उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपया और 15,000 रुपया के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। कोई काम करने के लिए 2 व्यक्ति है, पैसा दिया, कोई कम दिया कोई ज्यादा दिया, बराबर कोई निश्चित नहीं है कि देगा ही, जैसा हुआ। लेकिन दोनों मिलकर साझेदारी शुरू की। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। वित्तीय समस्या आया तो अविनाश कहा कि हम अपना वापस ले लेते हैं। तो पहले 12 मास का लाभ दोनों में से किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? भाई जो ज्यादा निवेश किया उसको तो ज्यादा मिलना चाहिए, जो कम निवेश किया है कम मिलेगा, ये तो क्लियर है। इसलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उमर और अविनाश ने, देखिए इन्वेस्टमेंट क्या किया है। इन्वेस्टमेंट एक उमर है, एक अविनाश है। 10,000 उमर लगाया और 15,000 अविनाश लगाया। 15,000 1.5 लाख लिखी दिए, 10,000 और 15,000 अविनाश। तो सबसे पहले दोस्तों इसको बनाना है, आप रेशियो वाला नियम से बनाइएगा। 3 0 है, 3 0 हट जाएगा। ऐसे तो काटा नहीं जाता है, लेकिन ऐसे काट सकते हैं, यहाँ कोई नहीं, हटा दीजिएगा डायरेक्ट। अब 5 से यहाँ 2 मरतबे, 5 से यहाँ 3 मरतबे, 2:3 में इन्होंने निवेश किया। 2:3 के रेशियो में पैसा लगाया और लगाने के बाद आ गया समस्या, बकलोल अविनाश को, नहीं समस्या, चलिए वित्तीय समस्या है अविनाश को। अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश 12 महीने के लिए दिया गया है। अब टाइम का अनुपात भी लिखिएगा। अविनाश कितना दिया है? 8 महीना, और उम्र 12 महीना। उम्र पहले है तो उम्र वाला 12 महीना है, अविनाश बाद में है तो 8, अविनाश के सामने अविनाश लिखेंगे। इसका भी रेशियो का अनुपात 4 से 3 मरतबे, 4 दूनी 8। ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि ये दोनों को किस अनुपात में मिलेगा, जो 12 महीने के बाद जो लाभ मिलेगा। ऐसे कट रहा है तो काट दीजिए दोस्तों, ये तो ऐसे ही कट गया, 1:1 आ गया। या 3 से ऐसे गुना कर दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 1:1, 1:1, समझे? ऐसे गुना ऐसे कीजिएगा, ये ध्यान देना है। 6:6 यानी 1:1, 1:1 के रेशियो में इसका लाभ मिलेगा। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। 1 मिनट दोस्त, 2 अंकों की संख्या कहा गया, इसका मतलब इकाई दहाई। 10 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। मान ले जो प्रश्न कर रहा है कि 13 एक संख्या है, तो 13 जो संख्या है ना, तो इसके अंकों के गुणनफल, अंक कौन सी है? अंक है 1 1 और 1 3 है। इकाई दहाई, वंस और टेंस के प्लेसेस पे जो डिजिट है, इन दोनों के गुणनफल 3 गुणे 1, गुणनफल का 3 गुना है। तो 3 तरीके 9 1, 3 तरीके 9, तो 9 ही आ रहा है। क्या ये बराबर हुआ? गुणनफल अंकों को जब गुना कर रहे हैं, फिर 3 से गुना करेंगे तो 13 प्राप्त होना चाहिए था, यानी 13 आंसर नहीं हुआ। यही यहाँ प्रश्न कह रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना है दोस्तों कि 2 अंकों की संख्या 3 अंक, थोड़ा बहुत और बता देंगे,
ताकि उससे रिलेटेड आ जाए तो आप बना सकें। ऐसे बेसिक रूप से तो ये चलेगा। मैथ का जो 35, 36, 50 जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक है, जितने भी, सब चलेगा, समझे, बने रहिए। ये रेलवे के एग्जाम के व्यू से पहले इसको बनाया जा रहा है। देखिए, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है अगर पूछ दी जाए तो 2 अंकों की सबसे छोटी 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी 99। 2 अंकों की सबसे छोटी सम में 10, सबसे बड़ी सम में यहाँ 98, क्योंकि 99 विषम में सबसे बड़ी, सबसे छोटी विषम में 11, राइट। ऐसे अपना जवाब दीजिए। अब कहा जाएगा कि 2 अंकों की एक कुल संख्या कितनी है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की कुल संख्या 10 से 99 तक। आप जानते हैं कि 1 से कोई संख्या गिनेंगे, 1 से 500 तक कितना संख्या होगा, 500, 1 से 600 तक कितना होगा, 600, 1 से 700, कहीं भी 1 से गिरना हो, टोटल 1 से 99 तक कुल कितना हो गया, 99 संख्या। हम इससे पहले 9 तक नहीं लिए, 1 से 9 तक नहीं लिए, तो 9 को संख्या नहीं लिए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 90 को 2 अंकों की कुल संख्या आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको डायरेक्ट 3 अंकों की कुल संख्या कहेगा तो 3 को 9 लिख देंगे, सबसे बड़ी संख्या, और उसमें से हम क्या 2 अंकों की बड़ी घटा देंगे, 3 9 में से 2 घटाएंगे। 4 अंकों की कहेगा कुल संख्या तो 4 गुणों में से 3 को 9 घटाएंगे, या 900 हो जाएगा। 4 अंकों की कुल संख्या कहेगा तो 4 गुणों में से 3 को 9 घटाएंगे। इसी तरह से घटाते हैं, क्यों, तो ये 9000 हो जाएगा। ये कुल संख्या ज्ञात करने का नियम हुआ। इसमें कितने अंक का प्रयोग किया गया है, ये भी आएगा प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना। इसको हम ऑप्शन से ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे 12 है ना, अंकों के गुणनफल 1 गुने 2, और इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 गुना, अंकों के गुणनफल का 3 गुना। जैसे प्रश्न कहेगा अंकों गुना कीजिए, 1 और 2 अंक है, तो 1 गुने 2 गुने 3, तो 3 दूनी 6, ये 6 ही आ रहा है, बराबर हो रहा है, नहीं 12 आना चाहिए था, नहीं। इसको देखिए, 4 गुने 8 गुने 3 करेंगे, अंकों का गुना कर दिया, 832 से 3 में गुना किया, 96, ये भी नहीं हो रहा है। ये देखिए, 2 गुने 4 किया, अंकों को गुना कर दिए, 4 दूनी 8, और फिर 3 से गुना करेंगे तो 24 आ जा रहा है, यानी यही आंसर हो गया। आगे हम जाएंगे ही नहीं, आगे भी आप चेक कर सकते हैं। चेक कीजिए, 3 गुने 6 18, फिर 3 से गुना कीजिए, 54 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी सी। बाय द वे, इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं कि 2 अंकों की वह संख्या, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y मानते हैं। y, एक मिनट, ऐसे क्यों लिख दिया जाए, 10x प्लस y क्यों लिखा जाता है? आप देखिए, कोई संख्या 25 लीजिए तो 25 को डायरेक्ट 25 नहीं आ गया, 0 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0 मतलब शून्य ऐसे, लेकिन 0 जब किसी संख्या के बाद में लग जाता है ना, तो बड़ा दम उसका इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आइए, अब जाने हम ये प्यार क्या है, दर्द जिगर। चलिए यहाँ देखिए, 25, आइए 25, 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2 है। तो इकाई 2, दहाई इकाई का अंक 5, दहाई का 2, इसलिए हम 25 ऐसे लिख दिए, नहीं। एक इकाई का मतलब 1, तो 5 गो इकाई है तो 1 से गुना करेंगे 5, और 1 दहाई का मतलब 10, तो 2 दहाई है तो 20, और 20 और 5 जुड़ा तब जाके यह, तो 2 गुने 10 किया ना, दहाई वाला प्लेस के कारण से 10x, x दहाई अंक हो गया और y इकाई अंक हो गया, इसलिए ऐसा किया जाता है। खैर वो सब जानिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन 15 3 7 6 का वर्गमूल है? आ गया बकलो भाई, वर्गमूल और घनमूल छोड़ेगा नहीं। देखिए, जरूर ऐसा छोटा छोटा प्रश्न पूछता है, और ऑप्शन में तुम वर्गमूल निकालने लगोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ऑप्शन दे दिया गया। 1537 क्या है अंक, 1537 है और 6 है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जब हम वर्गमूल, इतना का वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब ऐसे रूट, तो आपको ये ध्यान दीजिए, इकाई अंक 6 आने के लिए या तो 4 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए, 2 ही कंडीशन से आता है। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो इकाई अंक 6 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब 6 वाला या तो 4 होना चाहिए लास्ट में, या तो 6 होना चाहिए, तो ये 8 वाला तो गड़बड़ा गया। ये तो 2 है, लास्ट में क्या है, 2 है, 8 है, तो 2 को तो ऐसे चला गया। अब बाकी 4 ही है, 6 तो नहीं है, तो 4 पर ही विचार करना है, ये दोनों। अब इसका वर्गमूल निकालने जाइएगा, 2 2 4 1 5 है, इसका मतलब कि 5 को है। ये अंक देखते हैं, अंकों की संख्या कितना है, 5 है, तो सम अगर विषम आता है तो 1 जोड़िया 2 से भाग दीजिए, तो वर्गमूल में
संख्या आ जाता है 6, 6 में 2 से भाग 3, तो एकड़ों में 3 गो है, एकड़ों में 3 गो है, यह हो गया। तो आप लगभग में चलिए कैसे, ध्यान दीजिए, ये 15 है, 15,000 के लगभग। यहाँ देखिए, इसी को लीजिए 13, 134 को हम पहले लेते हैं, तो 134 न लिख के हम 13 0 130 कर देते हैं, और 13 से 13 में गुना करते हैं तो 169 होता है, 13 गुने 13 169, एक जीरो तो 2 जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब 134 से नहीं लिए, 4 को कम लिए, तो ये जो है बढ़ जा रहा है, इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ए आंसर हो जाएगा। देखिए वो बचा ही तो नहीं, जैसे ए देखिए 12 12 44 करेंगे और 2 को 0, तो ये कम रहा है, ये 4 और है, तो जाएगा ना। इसका और भी नियम है, बताया जाएगा, आप ऐसे बना दीजिएगा। अब आइए एक प्रश्न और जब दमदार है, जाना नहीं है, आइए। स्टैटिस्टिक्स, बहुलक और माध्यिका, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है। बहुलक को हम m0 लिखते हैं, ठीक, और माध्यिका को m लिखते हैं। बहुलक और माध्यिका, पहले बहुलक है इसलिए बहुलक में से माध्यिका घटाए, उसका अंतर क्या है, 2 है, ये दिया हुआ है। बहुलक और माध्यिका से रिलेटेड प्रश्न आता है दोस्त, तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करें, जबकि यह क्रम में है, पहले माध्यिका है फिर माध्य, तो ज्ञात क्या करना है, माध्यिका m और माइनस माध्य होता है a, उस व्हाट अंतर ज्ञात करना। 1 2 4 3 ऑप्शन आपके सामने है, सॉल्यूशन चाहिए। चलिए देखिए कैसे, क्योंकि एक रिलेशन आप जानते होंगे, एक रिलेशन आपको यह मालूम है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका और माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक हिंदी में लिखिए चाहे ऐसे, बहुलक बराबर 3 में माध्यिका से गुना कीजिए, 2 में माध्य से गुना करके घटाइए, तो बहुलक आ जाएगा। हमको निकालना है माध्य माइनस माध्यिका माइनस माध्य। ये बहुलक का मान यहाँ हम रख देंगे तो सिंपल सी बात है, चाहे एगो इधर ला के घटा भी सकते हैं, 3 में से एगो ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर MO अगर निकालते हैं तो ये उधर जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 2 प्लस m हो जाएगा माध्यिका। यानी बहुलक न लिख के हम लिख सकते हैं 2 प्लस माध्यिका और बराबर 3m माइनस 2a। अब आप देखिए, हमको चाहिए ये माध्यिका को इधर ले जाइए, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गो इधर है, एक उधर जाएगा, तो 2 को न बचेगा, एक माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 2a। अब ये दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में से कॉमन, तो माध्यिका माइनस माध्य आ गया कि नहीं। उल्टा भी आएगा तो उल्टा कर लेते, माध्यिका माइनस माध्य, यही ना पूछा, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर, तो माध्यिका माइनस माध्य यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, यानी 1 बराबर माध्यिका माइनस माध्य, ये आंसर हो गया। क्या है 1, या राइट। समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताइए। क्लास बेसिक रूप से निकाला जाए क्या, बार बार पूछ रहे हैं आप लोग, जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए आइए, 1600 रुपया की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर अर्जित ब्याज कितना। ये सब छठा सातवां के बच्चा बना देगा दोस्त, आप लोग गलत करके आओगे, इतनी शर्म की बात है। चलिए, एग्जाम में कुछ फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं लोग, ऐसा नहीं। 1600 रुपया की राशि है, P है 1600 रुपया, 6 साल है, टाइम है 6 ईयर्स, अवधि के लिए दर है 5%, और तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज ऐसे निकाल लीजिए, इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 1600 मूलधन 6 गुने 5 अब बटा 100, क्योंकि प्रतिशत हो, यहाँ प्रतिशत हटा तभी ये 100 कट गया, ये 6 × 30 और 30 से 16 से 3 में गुना कीजिए तो 48, 480 कौची रुपया, 480 रुपया, यहाँ देख रहे हैं, क्लियर। अब आइए, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, छोड़ दो इन प्रश्न को, मत बनाओ, छोड़ देगा, ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए, और उसको क्या है आपको मालूम है किस प्रश्न, कहाँ का प्रश्न है। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, सीढ़ी कभी भी रखी जाती है तो सीधा नहीं, ऐसे तिरछा होती है,
कर्ण बन जाता है वो एक तरह से। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से, ये सड़क है, ये सड़क है, ये किनारा है, जमीन है, ठीक। सड़क ऐसे जाएगा, चौड़ा ऐसे रहता है, यही समझिएगा कि यही सड़क है, समझे। किनारे के जमीन, ये किनारा का जमीन ये ले लिया, इधर ऐसे मोटा जाएगा किनारा, ऐसे सीढ़ी रखेंगे ना। अब देखिए जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है, जमीन से 12 मीटर ऊपर है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सीढ़ी जो पहुंचती है, सड़क जो है चौड़ी, ये सड़क की चौड़ाई है और किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी कभी भी, ये किनारा से कितना मीटर ऊंची सीढ़ी है, ये 12 मीटर तक सीढ़ी जाती है यहाँ, यानी सीढ़ियां ऐसे रखा गया है। ये सीढ़ी कहीं बिंदु है, ये बिंदु है, या मान ली पी बिंदु है, ये है पी बिंदु है, पी बिंदु से ऐसे सीढ़ी हम लगाए हैं तो ये खिड़की तक पहुंच रही है कितना मीटर, 12 मीटर ये दिया हुआ है। सीढ़ी की लंबाई कितना है, 13 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। डेट मीन्स ये कर्ण, ये सीधा ऐसे कर्ण, ये लंब 90 डिग्री बना, यानी ये कर्ण बन गया। इसी बिंदु से इस सीढ़ी को केवल पलट दिया गया है, कहता है उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर, दूसरा किनारा यानी इधर न हुआ, दूसरा किनारा इधर हुआ, लगाया जाए तो ये खिड़की तक, अच्छा खिड़की यहाँ है, ठीक, खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ये अगर ऐसे हम लगाते हैं तो खिड़की तक ही 5 मीटर, ही 5 मीटर ऊंची खिड़की है, जस्ट 5 मीटर एक खिड़की है, यहाँ तक पहुंचती है। लेकिन यह 13, यह भी 13 ही है, अब 5 मीटर तक पहुंचती है। ये छोटा बड़ा मत देखना कि यहाँ छोटा ही से बन गया, 5 मीटर तक पहुंचती है, यहाँ भी 90 डिग्री। पूछ रहा है कि सड़क की चौड़ाई, ये पूरा चौड़ाई क्या है। क्योंकि दोस्त आप जानते हैं पाइथागोरियन त्रिक से भी बना सकते हैं, ट्रिपलेट से 12 13 और यहाँ 5 12 13 ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर कीजिए, दोनों छोटी संख्या का स्क्वायर कीजिए और जोड़िए, वह बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तब हम 2 वैल्यू दिया है तो तीसरा 5 हम लिख सकते हैं, ठीक। या ऐसे, ये देखिए क्या हुआ, ये 90 है, कर्ण लंब आधार निकाल लीजिए। तो ये जब आधार निकालेंगे तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 25। 169 में से 144 घटाइए 25 और 25 का कितना आएगा 5, ये 5 आया। जब ये 13 और 5 लंब दिया है तो ये 12 आ जाएगा। इट्स क्लियर। 13 के स्क्वायर कीजिए और 5 के स्क्वायर कीजिए, माइनस कीजिए और रूट कर दीजिएगा तो ये 12 आ जाएगा। 12 और 5 ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 मीटर की चौड़ाई हो गई सड़क की। 17 मीटर चौड़ाई सड़क की किधर है, ये डी आंसर, समझे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।